नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है नो योर एग्ज़ाम, यानी कि अपने एग्ज़ाम के बारे में जानिए। और इसमें हमने जो है वह पहला वीडियो जो है वह ले लिया है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा करी थी आरएएस भर्ती के बारे में कि आरएएस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से जो है वह भर्ती जो है एक प्रकार से आपके कंप्लीट होती है। क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से अपन इस प्रकार से चर्चा नहीं करेंगे कि भाई भर्ती कब आ रही है, एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, वो एक अलग चीज़ है। मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसको उस एग्ज़ाम के बारे में जानना है कि भाई उस एग्ज़ाम के अंदर जो है वह पद कितने होते हैं, या फिर कौन कौन से पद होते हैं, या फिर उसके अंदर जो है वह वेतन कितना होता है, उसके अंदर जो है वह स्टूडेंट को क्या क्या योग्यता चाहिए, या फिर उनकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी कि कौन सी एज वाला जो है वो फॉर्म भर सकता है, चयन की प्रक्रिया जो है वह क्या होनी चाहिए, या फिर परीक्षा का पैटर्न जो है वह किस प्रकार से जो है वह रहता है, या फिर सिलेबस जो है वह उस एग्ज़ाम का कैसे होता है। क्योंकि डेप्यूटी जेलर की जो आपके भर्ती है, यह राजस्थान के अंदर पहली बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसलिए इसका जो है वह पहले एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अन्यथा अपन एक और पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, और वह रहता है कि पुरानी भर्ती के अंदर कट ऑफ जो है वह किस प्रकार से रही है और सेफ स्कोर जो है वह इसके अंतर्गत क्या रहता है, जो हमने आरएस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। उस वीडियो को देखने के बाद में ये अपना सेकंड वीडियो है नो योर एग्ज़ाम के नाम से, और इसके अंदर आज हम जो चर्चा करेंगे वो आपकी भर्ती है डेप्यूटी जेलर, या फिर इसी को ही बोलते हैं उप कारापाल के नाम से ये जाना जाता है। जेल विभाग जो है उसके अंतर्गत ये है पद स्थापित होते हैं आपके उप कारापाल। एक अच्छी वर्दी वाली जो है वह आपके पोस्ट आती है। अपन इन सारे के सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, डेप्यूटी जेलर जो है वह क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। चूँकि आप सभी को पता है आरपीएससी के द्वारा जो है वह डेप्यूटी जेलर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और आरपीएससी ने जो है वह अभी पहली बार जो है वह डेप्यूटी जेलर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको डिप्टी जेलर या फिर डेप्यूटी जेलर कहा जाता है। भर्ती जो है वह क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से पद होते हैं, या फिर किस प्रकार से इसके अंदर वेतन होता है, तो अपना सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही रहने वाला है, पद और वेतनमान। तो जब अपन पद की बात करते हैं तो पद जो है वह आपके उप कारापाल यानी कि डेप्यूटी जेलर का ये पद है, जो कि जेल के अंदर जो है उप कारागृह के अंदर जो है यह रहने वाला अधिकारी है। दूसरा, इसका वेतनमान क्या होता है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके वेतन के बारे में देख लेते हैं। देखिए वेतन कितना होता है, तो वेतन जो है वह होता है लेवल 9 का। लेवल 9 जो है वह राजस्थान के अंदर कहलाता है 2800 ग्रेड पे। पहले हुआ करता था ग्रेड पे का जो कॉन्सेप्ट था वो था पहले, अब उसको कर दिया है लेवल के अंदर। जैसे कि सब इंस्पेक्टर जो है, एसआई जो है, यह होता है लेवल 11 की पोस्ट। जैसे कि थर्ड ग्रेड टीचर होता है वो होता है लेवल 10 का। जैसे कि सेकंड ग्रेड टीचर होता है लेवल 11 का। इसी प्रकार से इसका जो लेवल है आपके डेप्यूटी जेलर का, वो कौन सा है, वो है लेवल 9, यानी कि लेवल 9 की यह बढ़ती है। ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो जैसे कि आपके थर्ड ग्रेड जो है वह आपके 3600 ग्रेड पे का होता है, और एसआई है या फिर सेकंड ग्रेड जो टीचर है ये आपके 4200 ग्रेड पे के होते हैं। इसी प्रकार से जो लेवल 9 है, इस लेवल 9 के अंतर्गत आपके डेप्यूटी जेलर जो है यह आपके 2800 ग्रेड पे की एक भर्ती है। राजस्थान के अंदर लेवल 9 या फिर 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो जैसे लेब असिस्टेंट की एक भर्ती आती है, अगर आपको याद हो तो साइंस वाले स्टूडेंट उसको भर सकते हैं। 12th बेस वो भर्ती आती है, और जिसको अब ग्रेजुएशन कर दिया है तो उसके अंतर्गत जो है वह आपके 2800 ग्रेड पे ही आता है। तो उसके बराबर उसके समकक्ष वेतन के हिसाब से ये आपके पोस्ट आती है। लेकिन इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो कार्य जो है वो कौन कौन से होते हैं, उन कार्यों के हिसाब से इसका वेतन जो है वह ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। एक जो आपके डिप्टी जेलर होते हैं उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, तो डिप्टी जेलर जो होता है ये आपके जेल के जो भी कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखता है, इसका मुख्य कार्य ये होता है। दूसरा, जो भी जेल के नियम वगैरह हैं उनको बनाए रखना, ये इसका कार्य होता है। इसके अलावा जेल के जो भी मुद्दे होते हैं उनको संभालने का इसका काम होता है। इसके अलावा कैदियों के पुनर्वास के लिए जो है यह कार्य करता है, कैदियों की सुरक्षा का कार्य करता है। इसके अलावा कोई भी सुधार कार्यक्रम अगर बनाना है जेल के लिए तो वो करता है। कैदियों की शिक्षा का ये ध्यान रखता है, कौशल विकास का कार्य ये करता है, समग्र कल्याण जो है इस प्रकार के कार्य यह करता है। तो ये तो इसके कार्य हो गए। यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक जेल के अंदर जो जेल का या फिर उप कारागृह जो होता है, यानी कि जिसको अपन सब जेल बोलते हैं, उस सब जेल का एक प्रकार से अधिकारी होता है आपके डिप्टी जेलर, जो कि उस सब जेल को अच्छे से जो है वह क्या करता है, कंट्रोल करता है।
ये आपके इसके कार्य होते हैं। 2800 ग्रेड पे या फिर लेवल 9 की जो है यह आपके पोस्ट आती है। 3 स्टार एक पोस्ट है, वर्दी वाली जो है वह आपके एक पद है। इसलिए अगर आपकी चाह या फिर आपका अगर जुनून है वर्दी प्राप्त करने का, तो आप जो है वह इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आने वाले समय के अंदर जो है वह इस भर्ती के अंदर और भी जो है वह भर्तियाँ आएगी। चूँकि फिलहाल यह पहली बार आई है, इसलिए इस भर्ती के अंदर जो है वह लोगों को जानकारी कम है, इसलिए आपका जानना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हो गया पद और वेतनमान, ये आपका पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न आपका हो सकता है कि इसमें चयन जो है वह किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि डेप्यूटी जेलर के अंदर चयन की प्रक्रिया जो है वह क्या है। तो इसमें एक चीज़ जो है वह मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, हमने पहले भी चर्चा करी थी कि डेप्यूटी जेलर का जो आपके सिलेक्शन का प्रोसेस है वो एज इट इज जो आरपीएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती करवाई जाती है उसके समानांतर ही एक प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया है। जैसे इसमें सबसे पहले जो है वह आपके लिखित परीक्षा होती है, 400 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों ही पेपर जो है वह 200-200 नंबर के होते हैं। अभी आगे और डिटेल में देखेंगे, एक हिंदी का होता है, एक जीके का होता है। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़कर जो है वह टोटल 400 नंबर का इसमें लिखित का मटेरियल आता है। पहली चीज़, लिखित के अंदर जो है आप पास करते हैं और लिखित से जो है वह लगभग 20 गुना एसआई के अंदर लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कितने क्या लेके जाते हैं, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये पकड़ के चलिए कि 20 गुना जो आपके लोग पेपर को पास कर लेंगे उनके लिए 20 गुना को जो है वह फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट के हिसाब से, या फिर कह सकते हैं कट ऑफ के हिसाब से। फिजिकल जो है वह 100 नंबर का फिजिकल होता है। उसके बाद में फिजिकल के बारे में अभी अपन बात करेंगे कि क्या क्या इसमें फिजिकल हो सकता है, क्योंकि फिजिकल के बारे में क्लियरली लिखा हुआ नहीं है। एक कमेटी गठित होगी, वो बताएगी कि क्या क्या फिजिकल के इवेंट करवाने हैं। लेकिन एसआई के अंदर जो फिजिकल है उसमें एक तो आपके 100 मीटर रनिंग आती है, एक लॉन्ग जंप आता है और एक चीनअप आता है। लड़कियों के लिए गोला फेंक आता है, तो वो उसके अंदर 100 नंबर का, चूंकि इसमें नंबर फिक्स कर रखे हैं तो नंबर आप जान लीजिए। फिजिकल जैसे ही आप पास कर लेंगे तो फिजिकल के अंदर जो है वह आपके पास होते ही पेपर और फिजिकल इन दोनों के नंबर जोड़ के आप जो है वह क्वालिफाई होंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। लगभग 3 गुना जो लोग हैं वह आपके इंटरव्यू के लिए भेजे जाते हैं और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है जो सेम टू सेम एसआई के समान ही इसके अंदर भी देखने को मिलता है। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है कंप्लीट, यानी कि फिजिकल हो गया और आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में आपके पेपर और जो इंटरव्यू है इन दोनों के नंबर जोड़कर और एक मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के हिसाब से जो है वह आपके कट ऑफ छूटती है। और फिर आपको जो है वह इसमें क्या होता है, लास्ट चरण जो होता है वो होता है मेडिकल का। और मेडिकल के अंदर जो है वह सामान्य चीज़ें देखने को मिलती है जो अभी अपन बात करेंगे, यानी कि इन्हीं के ऊपर अपन जो है वह विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चयन की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले पेपर होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है, उसके बाद में इंटरव्यू या साक्षात्कार होता है और फिर एक औपचारिकता के रूप में मेडिकल होता है। चूंकि एसआई के अंदर जो है वो मेडिकल का इतना इशू नहीं है, ये ध्यान रखना है। डेप्यूटी जेलर के अंदर मेडिकल इशू दिया गया है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर क्लियरली जो है वह जान सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन के अंदर चीज़ें बताई गई है चयन की प्रक्रिया, उसमें यही बताया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि एक लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा के बाद में जो है वह शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल होने वाला है। और फिजिकल के बाद में जो है वह आपके एक प्रकार से साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू होने वाला है। इस प्रकार से जो है वह इसमें बताया गया है। साथ साथ में यह भी बताया गया है कि पेपर के अंदर हो सकता है कि पेपर एक शिफ्ट से अगर अधिक में होता है तो ऐसी कंडीशन में बोर्ड के द्वारा जो है वह स्केलिंग या फिर आपके कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन जो चीज़ है इसको अपनाया जा सकता है, जैसे कि एसआई 2021 के अंदर भी अपनाया गया था। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। और फाइनल जो इसमें सिलेक्शन की बात की गई है वो इसमें बताया गया है कि लिखित जो परीक्षा है वो और इसके साथ में जो आपके इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार है उन दोनों को जोड़कर और मेरिट के क्रम के अंदर जो है वह व्यवस्थित करके आपको फाइनल जो है वह मेरिट इसमें निकलेगी, यानी कि पेपर प्लस इंटरव्यू से फाइनल मेरिट निकलने वाली है। ये इसके अंतर्गत चयन की प्रक्रिया आती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि चयन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले अपन ने पद और वेतनमान की बात करी, पद क्या होता है, क्या इसका कार्य होता है और वेतन कितना होता है। दूसरा हमने बात करी कि चयन की जो प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अभी तीसरी चीज आती है योग्यता, यानी कि फॉर्म जो है वह कौन कौन भर सकता है, ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट है जो कि इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर सीधा सा लिखा गया है कि स्नातक या फिर उसके समकक्ष, यानी कि जो आप बीए या फिर बीएससी या फिर आप बीकॉम या फिर आप
इसके समकक्ष का मतलब हो गया बीटेक वगैरह, इस प्रकार की जो आपके पास में डिग्रियां हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है वह आपके फॉर्म भर सकता है। किसका? डेप्यूटी जेलर का। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। जो नोटिफिकेशन के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो कि आपके कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि आपके भारतीय कानून के द्वारा स्थापित की गई है। दूसरी चीज़ साथ में और लिखी गई है, लेकिन ये इसका कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो इसलिए कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई आपको राजस्थानी के अंदर काम करना आना चाहिए, हिंदी के अंदर जो है वो आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वह इसमें आती है आपकी योग्यता को लेकर, कि कई सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम सेकेंड ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो उनके लिए जो है वह स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके शैक्षणिक अर्हता है, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है वो इसमें बताए गए हैं कि वो सारे के सारे बच्चे, देखिए जो फर्स्ट ईयर के अंदर है और जो सेकेंड ईयर में है ग्रेजुएशन में, ये दोनों तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, इस चीज़ को क्लियर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो आपके ग्रेजुएशन कर लिया है यानी कि पास आउट हो चुका है, वो आराम से फॉर्म भर सकता है, उसके कोई इशू नहीं है। इशू आता है जो आपके थर्ड ईयर के अंदर है, तो थोड़ा सा आपको समझना है। जो फाइनल ईयर के अंदर जो बच्चा है, क्या वो फॉर्म भर सकता है इसका? तो इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष के अंदर परीक्षा के अंदर अगर कोई सम्मिलित हो रहा है, यानी कि हो चुका है या फिर सम्मिलित हो रहा है, तो वह सारे के सारे व्यक्ति जो है वह आवेदन करने के लिए क्या होंगे? पात्र होंगे। किंतु एक कंडीशन दी गई है कि इसका जो अंतिम चरण है भर्ती का, और वो कौन सा है? आपके साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू इसका लास्ट फेज आता है, और लास्ट फेज तक जो है वह आपको क्या देना होगा? डिग्री देनी होगी। यानी कि सीधी सी बात इसमें कही गई है कि आपकी जब इंटरव्यू, यानी कि जब आपके साक्षात्कार होगा, उस प्रक्रिया के प्रारंभ होने की दिनांक, प्रारंभ होने की मतलब हो गया कि साक्षात्कार का जो पहला दिन होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए इंटरव्यू 1 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास में 31 दिसंबर 2024 की तक डिग्री हो जानी चाहिए। यानी कि साक्षात्कार के इंटरव्यू के पहले दिन तक आपको जो है वह डिग्री मिल जानी चाहिए, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। यानी कि क्या फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो थर्ड ईयर के अंदर इस बार आया है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी जो थर्ड ईयर है ये कंप्लीट होकर, और आपकी जो डिग्री है वो जिस दिन इस भर्ती का इंटरव्यू की पहली दिन जो होगा, पहला दिन, उस दिन तक जो है वह आपके पास में डिग्री आ जानी चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। इसका मतलब ये है कि थर्ड ईयर वाला जो है वो फॉर्म भर सकता है। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं वो नहीं भर सकते हैं, फाइनल ईयर वाला भर सकता है, और जो पास आउट हो गया तो वो तो वैसे ही भर सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं आता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप अभी तैयारी करें और हो सकता है कि फिर बाद में आपकी जो है वो डिग्री वगैरह नहीं आए, तो आपको फाइनल जो है वो ज्वाइनिंग से रोका जा सकता है। ये आपके योग्यता का प्रश्न मेरे हिसाब से आप सभी के कंप्लीट क्लियरली हो गया होगा। अगला देखिए, अगला आता है आपके आयु सीमा। ये प्रश्न भी कई सारे बच्चों का होगा कि सर इसके अंदर एज जो है वह क्या रखी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो डिफरेंस आता है एसआई से, इसमें जो अंतर आता है वो यही आता है, क्योंकि एसआई के अंदर जो है वह 20 से 25 साल की जो है वह उम्र आती है, लेकिन इसमें 20 से 25 नहीं है, इसमें न्यूनतम 18 से लेकर और अधिकतम जो है वह आपके 26 साल तक इसमें एज रखी गई है। यानी कि 18 साल से लेकर 26 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं वो आपके फॉर्म भर सकते हैं डेप्यूटी जेलर का। तो ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एज जो है वह 2 साल अतिरिक्त दी गई है। एसआई में 20 साल के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आप जो है वह 18 साल जो है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि एज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि एज के लिए एक डेट फिक्स की जाती है, उस डेट के हिसाब से जो है वो बताया जाता है। जैसे कि अभी ये वाली जो भर्ती है ये आपके जून जुलाई के अंदर अगर भर्ती आई है, तो इस अगर मान लीजिए कि जुलाई के आसपास कोई भर्ती आती है तो उसके लिए एज काउंट होती है 1 जनवरी और अगले साल से। या फिर मान लीजिए अगर भर्ती जुलाई से पहले आती है तो उसमें एज काउंट होती है 1 जुलाई और उसी वर्ष से। तो जैसे कि इस बार जो डेप्यूटी जेलर की जैसे भर्ती आई है 2024 के अंदर, ये भर्ती आपके जून जुलाई में आई है, तो इसमें जो एज काउंट रखा गया है वो रखा गया है 1 जनवरी 2025। इसका मतलब 1 जनवरी 2025 तक वो या तो 18 साल का हो जाए या फिर वो है न्यूनतम, यानी कि अधिकतम जो है वो 26 साल से कम होना चाहिए और 18 साल से अधिक होना चाहिए, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है। इस बार वाली भर्ती के अंदर जो 2024 में आई है, इसके अंदर बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 18 से 26 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें फिर से आता है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए उम्र के अंदर अतिरिक्त छूट दी गई है। जैसे एसआई के अंदर दी जाती है उसी प्रकार से डेप्यूटी जेलर के अंदर भी जो है वह आपके आयु के अंदर छूट दी जाती है। किस किस को दी जाती है? तो जो जनरल का आपके मेल है उसको छोड़कर बाकी सभी को जो है वह छूट दी जाती है।
जनरल जो मेल है इसको छोड़कर बाकी सभी को छूट मिलती है। तो किस किस को मिलती है, देखिए अपन शुरुआत करते हैं जनरल से। जो सामान्य की आपकी महिला है यानी कि जनरल की जो फीमेल है उसको 5 वर्ष का जो है वह अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि 26 प्लस जो है वह 5 हो जाता है उनके लिए। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की कोई फीमेल है, कोई महिला है, तो वह आपके 26 प्लस 5 यानी कि 31 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। 1 जनवरी 2025 तक वह 31 साल से कम होनी चाहिए, फॉर्म भर सकती है। तो पहले तो हो गया अनरिजर्व कैटेगरी। जनरल वाले बॉयज़ के लिए कुछ नियम, फीमेल के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट है। उसके बाद में जितनी की जितनी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे वह अनुसूचित जाति हो यानी कि एससी, चाहे अनुसूचित जनजाति हो यानी कि एसटी, या फिर पिछड़ा वर्ग हो यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, इन सभी के जो पुरुष हैं उन पुरुषों को कितने साल की जो है वह छूट दी गई है, अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि वो भी 31 वर्ष तक जो है वह फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में इन्हीं ही रिजर्व कैटेगरी जो भी आपके एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की जो है वो छूट दी गई है अलग से। यानी रिजर्व कैटेगरी की जो भी फीमेल है उन सभी को 26 प्लस 10 यानी कि वह 36 साल तक जो है फॉर्म भर सकती है, अगर वह आपके 36 साल से कम उम्र की है तो ये इसके अंतर्गत जो है वो एज का दिया गया है। इसके अलावा एक और दिया गया है जो आपके एकल नारी है। एकल नारी का मतलब विधवा है या फिर आपके परित्यक्ता यानी कि विवाह विच्छेद वाली जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि वह 60 साल तक जो है वह फॉर्म भर सकती है। तो ये इसके अंदर आयु के अंदर अतिरिक्त जो छूट है वो दी गई है। 18 से 26 तक जो है वह जनरली बच्चा फॉर्म भर सकता है डेप्यूटी जेलर के अंदर, यानी कि 2 साल इसमें अतिरिक्त दिया गया है एसआई से। एसआई के अंदर 20 से जो है वह 25 साल दी जाती है एज, 5 साल का दिया जाता है। इसमें 18 से 26 यानी कि 6 और 2 8 साल का इसमें दिया गया, तो 3 साल का डिफरेंस आता है एसआई से। तो एक ये डिफरेंस इसमें मेजरली देखने को मिलता है। ये आपके आयु सीमा के बारे में बात आती है। अगला प्रश्न आप सभी का हो सकता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, यानी कि एग्जाम के अंदर जो है वह कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो जैसे अपन ने सबसे पहले बात करी थी किस चीज़ की, वापस यहीं से ही अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे विस्तार में लिखित परीक्षा के ऊपर कि लिखित परीक्षा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फिजिकल के अंदर अपन बात करेंगे कि फिजिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इंटरव्यू की बात करेंगे, मेडिकल की सबसे लास्ट में बात करेंगे कि कैसे क्या मेडिकल होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वह आती है आपके परीक्षा का पैटर्न, और परीक्षा के पैटर्न में सबसे पहली जो चीज़ होती है वह होती है आपके लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपके जनरल हिंदी का पेपर और एक होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का जो पेपर है, यह इसके अंतर्गत होता है। यानी कि 2 पेपरों के माध्यम से यह भर्ती की जो लिखित परीक्षा है वो कंप्लीट होती है। दोनों ही पेपर में आपको 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट हिंदी का होगा, उसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 200 नंबर के आपके वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी प्रकार से दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, वो भी 3 घंटे का होता है और उसमें भी 100 प्रश्न और 200 जो है वह आपके नंबर दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें एसआई से क्या डिफरेंस आता है? एसआई से एक चीज़ का डिफरेंस आता है इसके अंदर, और वह कौन सा आता है कि एसआई के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको 2 घंटे मिलती है, जबकि इसके अंदर 2 घंटे ना मिलकर आपको 3 घंटे जो है वह टाइम दिया गया है। एक ये डिफरेंस आता है। बाकी एसआई के अंदर और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एसआई के अंदर भी फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, 200 नंबर का होता है, लेकिन 2 घंटे में करना होता है। वहाँ पर भी जो है वह जीके जीएस का सेकंड पेपर होता है, 2 घंटे में 200 नंबर का आपके पेपर होता है। अच्छा, 1-2 चीज़ें और ध्यान रख लेना है। वापस मैं वही कहता हूँ कि मिनिमम का आपको देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। दोनों ही पेपर के अंदर प्रत्येक पेपर के हिसाब से आपको मिनिमम जो है वह 36% जो है वह नंबर लेकर आने अनिवार्य है। यानी कि ईच पेपर के अंदर आपको 36% चाहिए, यानी कि आपको 200 में से 72 जो मार्क्स है ये तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। यदि मान लो आपके हिंदी में 200 में से 200 है फॉर एग्जांपल, और अगर आपके जीके के अंदर मान लीजिए कि 71 नंबर भी है तो आप फेल है, क्योंकि इसमें लिखा गया है स्पेशली कि 36% जो है वह न्यूनतम आपको चाहिए प्रत्येक पेपर के अंदर। और टोटल की जब अपन बात करते हैं तो 40% आपको एग्रीगेट चाहिए दोनों के अंदर। यानी कि 40% का मतलब क्या हो गया कि आपके 200 और 200 400 नंबर हो गए, तो 400 नंबर का आपको 40% चाहिए, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 416 यानी 160 नंबर जो है वह आपको एवरेज चाहिए दोनों पेपरों को जोड़ के, और 36% जो है वह प्रत्येक पेपर में, यानी कि बेहतर नंबर आपको प्रत्येक में चाहिए, और दोनों का जोड़कर जो है वह 160 नंबर आपके पास में होने चाहिए। तो ये इसके अंदर जो है वह लिखित परीक्षा का जो है वह पैटर्न रहता है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं।
दूसरा जो चरण आता है वह आता है आपका फिजिकल का। देखिए फिजिकल के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि डेप्यूटी जेलर के अंदर जो फिजिकल है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। फिजिकल के बारे में ये बताया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है एसआई के अंदर, और इसके अंदर एक प्रकार से ही समान जो है वह आपके बताया गया है, यानी कि 100 नंबर का जो है आपके क्या रखा गया है, फिजिकल रखा गया है। 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। 100 नंबर में से 50% यानी कि मिनिमम जो है वह आपको 50 नंबर जो है वह आपको क्या करना पड़ेगा, लाने पड़ेंगे। अगर आपके 50 से कम नंबर आ जाते हैं फिजिकल में 100 में से तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि अगर डेप्यूटी जेलर में आप फिजिकल में 100 में से 50 से कम नंबर लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई है। अगर 50 भी लेकर आते हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन फिर वो आपके मेरिट के हिसाब से होता है। तो फिजिकल परीक्षा जो है वो 100 नंबर की होती है, जिसमें न्यूनतम आपको 50 नंबर लाने अनिवार्य है। चूँकि देखिए एसआई के अंदर जो है वह फिजिकल में 3 इवेंट होते हैं। एक होता है 100 मीटर की रनिंग, एक होता है लॉन्ग जंप और एक होता है चिनअप। लड़कियों के लिए चिनअप की जगह पर होता है गोला फेंक। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है उस चीज़ से, यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, क्योंकि इसमें अभी तक जो है वह फिजिकल के लिए कौन कौन से इवेंट होंगे इस चीज़ को मतलब कि क्लियर नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो उसके अंतर्गत क्या क्या होंगे, तो उसके लिए एक जो है वह अथॉरिटी के द्वारा जो है वह जो भी बताया जाता है, यानी कि अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जो भी ऑर्डर बताया जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर के माध्यम से, वो इसके अंतर्गत रहने वाला है फिजिकल इवेंट। चूंकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, बाकी ये आप मानकर चलिए कि रनिंग और लॉन्ग जंप ये दो तो कंफर्म है। चिनअप की जगह हाई जंप भी करवा सकते हैं, वो एक प्रकार से हो सकता है चेंज हो जाए। बाकी इसको बोर्ड फिक्स करेगा, जो भी आपके कमेटी बिठाई जाती है उसके द्वारा ये फाइनल होगा। लेकिन इन्होंने ये जरूर बता दिया है कि जो आपके फिजिकल होगा वह फिजिकल 100 नंबर का होने वाला है, और उसमें आपको 50 नंबर जो है वह मिनिमम लाने पड़ेंगे। यानी कि 100 नंबर का आपके फिजिकल होगा और उसमें आपको मिनिमम 50% यानी कि 50 नंबर लाने होंगे। इवेंट क्या होगा, रनिंग और लॉन्ग जंप कंफर्म है, मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी कमेटी बनेगी, चिनअप की जगह पर हाई जंप किया जा सकता है, बाकी जो भी होगा वो आगे देख लेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी एक्स मैन हैं, जो भी आपके एक्स आर्मी के हमारे साथी भाई लोग हैं, उनके लिए एक खास बात है कि जो भी एक्स मैन है उनके लिए इसमें फिजिकल नहीं रखा गया है, यानी कि वह बिना फिजिकल के ही आपके क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये इसमें सीधा सा लिखा गया है। यानी कि कौन कौन से लोग, 2 लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया है। एक तो रखा गया है आपके एक्स सर्विसमैन और एक रखा गया है एक्स सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपके पैरा फोर्स के जो आपके एक्स मैन है, जैसे कि सीआईएसएफ है या फिर सीआरपीएफ वगैरह है, वो वाले आ जाते हैं। और एक्स सर्विसमैन जो है, इन दोनों के लिए जो है वह आपके नो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इस नियम के तहत ये बताया गया है कि एक्स मैन और जो आपके सेंट्रल जो आपके पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके पर्सनल है, यानी कि जो आपके लोग हैं, उन लोगों के लिए या फिर उन आपके कैंडिडेट के लिए जो है वह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं रखा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसआई के अंदर जो है वह एक्समैन के लिए फिजिकल होता है, डिप्टी जेलर के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए 100 नंबर का होगा, मिनिमम 50 नंबर आपको चाहिए होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, ये पिक्चर आपके क्लियर हो जाती है फिजिकल परीक्षा। फिर उसके बाद में अगली चीज़ आती है, वो आती है आपके तीसरा चरण, जिसको अपन बोलते हैं साक्षात्कार परीक्षा यानी कि इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू के लिए वही है, इंटरव्यू के अंदर वैसे कोई चीज़ फिक्स होती नहीं है, लेकिन इसमें भी वही सभी की जैसे लिखा गया है कि इसके अंतर्गत जो है वह आपकी सत्यनिष्ठा को चेक किया जाएगा, आपके व्यक्तित्व को चेक किया जाएगा, आपकी नैतिकता को देखा जाएगा, ठीक है ना, आपके व्यवहार को देखा जाएगा। ये इसके अंतर्गत लिखा गया है जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो 50 नंबर का जो है 50 नंबर का जो है वह आपके इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के अंदर जो है वह ऐसा डायरेक्टली तो कहीं लिखा नहीं गया है कि मिनिमम कितने चाहिए, लेकिन आगे इसके अंतर्गत और बताया गया है। तो आपको तो ये याद रखना है कि इस 50% का जो है वह आपको 36% जो है वह न्यूनतम रखा गया है इसके अंतर्गत, कि जनरल कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसको 36%, यानी कि ये मान के चलिए कि आपको जो है वह 18 नंबर जो है वह 50 में से लेकर आने पड़ेंगे मिनिमम। यानी कि इंटरव्यू का सीधा सा खेल ये ध्यान रखना है आपको। इंटरव्यू जो है वह टोटल होता है 50 नंबर का, और 50 में से अगर जनरल का बंदा है तो उसको 18 नंबर न्यूनतम लाने होंगे। 18 से 17 आते हैं वो फेल है, और बाकी जो भी आपके अन्य रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन सभी के लिए जो है वह 15 नंबर न्यूनतम रखे गए हैं। यानी कि 15 से अगर 14 आ गया तो वो फेल है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 में से 15 न्यूनतम आने आवश्यक है, और जनरल वालों के लिए आपके 50 में से 18 आना अनिवार्य रखा गया है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का आपका जो है वह इंटरव्यू रहने वाला है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक
ठीक है, ये इसके अंतर्गत आपके तीसरा फेज हो जाता है इंटरव्यू का। अभी कुछ इंपॉर्टेंट देखिए निर्देश इसमें दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत कहा गया है कि बोर्ड जो है आपके यानी कि आरपीएससी जो है उसके द्वारा जो है वह किस प्रकार से जो है वह सिलेक्शन किया जाएगा, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो है जिसके 36% यानी कि 36 मार्क्स इन इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के अंदर जो है वह 36%, जैसा कि मैंने आपको बताया गया है कि मिनिमम जो है वह आपके इंटरव्यू के अंदर मिनिमम जो है वह कितने नंबर होने चाहिए, 18 नंबर होने चाहिए। और दूसरा बताया गया है 45% मार्क्स इन एग्रीगेट यानी कि टोटल का मतलब हो गया कि पेपर प्लस इंटरव्यू जो है इन दोनों का मिलाकर आपके पास में जो है वह 45% जो है वह नंबर मिनिमम आपके पास में होना चाहिए। 45% की अगर अपन बात करें तो जैसा कि पेपर होता है आपके 400 नंबर का और इंटरव्यू होता है आपके पास में 50 नंबर का, यानी कि 450 नंबर का जो है वह आपके 45% जो है वह आपके मिनिमम इसमें रखा गया है। यानी कि वही बच्चे को बोर्ड जो है वह आगे भेजेगा जिसके न्यूनतम जो है वह आपके 36% होने चाहिए इंटरव्यू के अंदर और 45% जो है वह उसके पास में एग्रीगेट होने चाहिए। उसी बच्चे को जो है वह आपके जो बोर्ड है वो है आगे भेजेगा। ठीक है, ये इसके अंतर्गत जो है वो क्लियर हो जाता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए बताया गया है वही 30% जो है वह इंटरव्यू के लिए रखा गया है और 40% जो है वह एग्रीगेट रखा गया है। यानी रिजर्व कैटेगरी के अंदर यह 15 नंबर हो जाता है और इधर 45 की जगह पर यह 40% हो जाता है। तो मिनिमम का मेरे हिसाब से आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको जो है वो मेन फोकस करना चाहिए कि मैक्सिमम कैसे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छा, साथ में बोर्ड के द्वारा हमेशा की जैसे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपके ओएमआर जो है उसके विशेष ध्यान में रखते हुए कि 5 विकल्पों का जो है वह ओएमआर आपको दिया जाएगा। ये अतिरिक्त रूप से मैंने जोड़ दिया, बाकी इसका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये आरपीएससी का एक रूल है कि आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे। 5 विकल्प में से आपको 4 जो होते हैं हमेशा के जैसे वो आपको भरने होते हैं। 5वां विकल्प जो है वह होता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आप अन अटेम्प्ट के अंदर डालना चाहते हैं अगर उस प्रश्न को, तो आपको उस 5वें विकल्प को जो है वह लास्ट में भरने के लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाते हैं। अगर आप 5वें विकल्प को नहीं भरते हैं तो वह प्रश्न आपका गलत माना जाएगा और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पर जो है वह इसके अंदर 1/3 जो 3 आपके नेगेटिव मार्किंग जो है वह रखी गई है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वह उस खाली छोड़े गए प्रश्न के लिए हो जाती है। अगर ऐसे प्रश्न जिनके अंदर कुछ नहीं किया गया है वो अगर कुल प्रश्नों से अगर 10% से अधिक है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इसके अंतर्गत बताया गया है। ये अतिरिक्त चीज़ है, ये आपके जो है वह फाइनल सिलेक्शन वाली चीज़ है। ये आपके इंटरव्यू के हो जाती है, यहाँ पर आपके फिजिकल की बात होगी, यहाँ पर आपके लिखित परीक्षा की बात हो जाती है। अभी अपन बात करेंगे चौथा प्रश्न आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो एसआई से जो है लगभग सेम है, तो वहाँ पर आपको जवाब मिल जाते हैं। मेडिकल को लेकर इसमें बहुत सख्ती बरती गई है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्टली आपको बताया गया है कि आपके ये इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखिए मेडिकल या फिर फिटनेस के लिए जो है वह इसमें क्या क्या बताया गया है उस चीज़ को आप थोड़ा सा क्लियरली देखिए। देखिए फिजिकल के लिए इन्होंने बताया है कि कोई भी जो आपके कैंडिडेट है वह आपके बॉडी की तरफ से, यानी कि दोनों चीज़ें बताई गई है, गुड मेंटल और आपके बॉडीली हेल्थ, यानी कि वह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर फिजिकली और मेंटली जो है वह आपके डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये इसके अंदर पहली चीज़ लिखी गई है। ये तो होगी सामान्य बात। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अंदर बताई गई है आपके हाइट और चेस्ट वगैरह उसके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि आपके कोई भी अगर लड़का है, यानी कि मैं सीधा सा बता देता हूँ, नॉन टीएसपी जो है उस नॉन टीएसपी के जो आपके गर्ल्स है, अच्छा इसको अलग से देख लेते हैं। नॉन टीएसपी हाइट का थोड़ा सा आपका इशू रह सकता है। नॉन टीएसपी के जो बॉयज़ हैं उनके लिए हाइट बताई गई है 168 सेंटीमीटर। अगर इससे कम है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, यानी कि आपको आगे नहीं लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर नॉन टीएसपी की अगर आपके लड़की है यानी कि गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए जो है वह आपके हाइट रखी गई है आपके 152, कितनी रखी गई है 152 सेंटीमीटर, जो एसआई के समान है। अगर टीएसपी के बंदे हैं तो उनको जो है वह दोनों के अंदर 5-5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त छूट दी गई है। अगर नॉन टीएसपी का अगर बॉयज़ है तो उनको दिया गया है 5 सेंटीमीटर इसके अंदर छूट, यानी कि 163 सेंटीमीटर जो है वह इसके अंदर दिया गया है। और अगर गर्ल्स है तो इसमें 5% का दिया गया 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, यानी कि 147 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इनके लिए। दूसरी चीज़,
लड़कों के लिए जो है वह एक अतिरिक्त चीज़ बताई गई है कि उनका चेस्ट जो है वह आपके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और साथ साथ में वह फुलाने के बाद में कितना हो जाना चाहिए, 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। यह इसके अंतर्गत बताया गया है आपके बॉयज़ के लिए। वहीं इसमें भी जो है आपके टीएसपी वाले जो बॉयज़ हैं इनको भी जो है वह 5-5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी कि यहाँ पर जो है इनके लिए फिर जो है यह 76 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद में जो है यह आपके 81 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, ये इसके अंतर्गत दिया गया है। वहीं अगर अपन गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए जो है वह वजन को रखा गया है इसके अंदर प्राथमिकता से, और 47.5 किलोग्राम जो है वह नॉन टीएसपी की जो लड़कियां हैं उनके लिए वजन होना चाहिए 47.5, और यहाँ पर भी जो है वह 47.5 किलोग्राम रखा गया है। तो ये आपके लिए इसमें जो है वह फिजिकल अपने जो फिटनेस है उसके बारे में बताया गया है कि भाई नॉन टीएसपी के लिए क्या है और टीएसपी के लिए क्या है। अगर बाहर से अगर कोई आते हैं, जैसे कि उसके अंदर गोरखा और आपके जो आपके गढ़वाली है, गढ़वाली और गोरखा, इनके लिए भी इसमें बताया गया है कि उनके लिए जो है वह 158 सेंटीमीटर जो है वह उसमें रखा गया है। तो वैसे बाहर से भर सकते हैं फॉर्म तो, लेकिन उनके लिए जो बताया गया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये इसके अंदर जो है वह आपके हाइट और आपके चेस्ट और लड़कियों के लिए वेट, इसकी चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद में अगली चीज़ आती है आपके मेडिकल फिटनेस के अंदर। इसमें आपको बताया गया है आई विजन के लिए, उस चीज़ को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी आई के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत कहाँ पर आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, डिस्टेंट और आपके नियर, यानी कि दूर का और पास के दोनों चीज़ों की बात की गई है। दूर और पास के अंदर इन्होंने बताया गया है विदाउट ग्लास और आपके विथ ग्लास, यानी कि बिना चश्मे के और चश्मे के साथ में। तो बिना चश्मे के जो है वह आपके अच्छी आंख बताई गई है 6/6, और ख़राब आंख बताई गई है 6/60। यानी कि अगर आप बिना चश्मे के अगर मेडिकल करवाते हैं, यानी कि आप फिटनेस टेस्ट करवाते हैं, तो बिना चश्मे के अगर आपके आंखें जो है वह 6/60 हो जाती है तो उससे नीचे आने की कंडीशन में आपको जो है वह बाहर करवा दिया जाएगा। आप इसको जो है वह जाकर आई डॉक्टर को चेक करवा लेना है पहले ही, अगर आपको ऐसे लगता है। अगर आपके थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है अगर आंखों में, तो आप जो है वो चश्मा लगा सकते हैं। और विद ग्लास जो है वह आपके बेटर आई बताई गई है 6/6, यानी कि चश्मा लगाने के बाद आपके 6/6 हो जानी चाहिए। और चश्मे के साथ में जो है वो 6/13 इसमें रखा गया है। अगर चश्मे के साथ में 6/13 से अगर आगे जाता है, इसका मतलब आपकी आंखें जो है वह इसके लिए क्वालिफाई नहीं करती है। पास के लिए इसमें बताया गया है J5 है, और J5, J1, J1, ये आप एक बार जो है वो डॉक्टर से थोड़ा सा कंसल्ट ले लीजिए, डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बता देगा। यानी कि आंखों के विजन के हिसाब से जो है वह एसआई में और डिप्टी जेलर में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एसआई में भी अगर आपके चश्मे के साथ में 6/6 हो रही है आंखें, तो आप क्वालिफाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, वही इसमें रखी गई है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई है। वैसे तो एसआई में जो है वो नोटिफिकेशन में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं आता है कि अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर आपके अगर इसको क्या बोलते हैं आपके नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उसके लिए जो है वह एसआई में डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसमें 3 चीज़ें स्पेशली बताई गई है। पहली चीज़ बताई गई है कि अगर आपके मायोपिया जो है वह अगर 5D से ज़्यादा है, यानी कि 5D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंखों की विजन के लिए अपन डायप्टर जो है वह यूनिट देखते हैं, तो 5D से ज़्यादा जो है वह आपके मायोपिया नहीं होना चाहिए, ये इसमें कंडीशन बताई गई है। तो आप एक बार जाकर आंखों को अच्छे से चेक करवा लेना है, विद ग्लास विदाउट ग्लास करवा लेना है, मायोपिया जो है वो चेक करवा लेना है। अगर मायोपिया अगर 5D से ज़्यादा है तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वह आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि आपके जो है वह कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसको अपन बोलते हैं, एक तो बोला जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन रतौंधी, यानी कि रात के अंदर जिसको दिखाई नहीं देता है, और एक होती है वर्णांधता, यानी कि जिसको लाल और हरा रंग अगर दिखाई नहीं देता है, लाल और हरे रंग दोनों एक साथ है, उसमें अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं वर्णांधता, यानी कि वह कलर को नहीं पहचान पा रहा है। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और नाइट यानी कि रात के अंदर भी अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये दोनों ऐसे रोग हैं आंखों के जिसके लिए एसआई में इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर आपके ये दोनों बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस और आपके नाइट ब्लाइंडनेस, तो ऐसी कंडीशन में आपको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताया गया है। मायोपिया 5D से ज़्यादा जो है वह नहीं होना चाहिए। तो ये आपके मेडिकल की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको हाइट, चेस्ट वगैरह जो भी है वो बता दिया है। आंखों के बारे में जो आपके प्रश्न हैं मेरे हिसाब से इसमें से क्लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर आपका हो कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लेना। ठीक है, अभी अपने लास्ट चरण के अंदर आते हैं, जो आपके परीक्षा के अंदर जो आपके सिलेबस की बात कर रहे थे अपन कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। देखिए,
वैसे एसआई में और डिप्टी जेलर के अंदर पेपर के टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एसआई के अंदर 2 घंटे के अंदर पेपर होता है, डिप्टी जेलर में 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है। तो 1 घंटे एक्स्ट्रा के अंदर ये क्या करवाने वाले हैं भाई, किस प्रश्नों की जो संख्या है वो इन्होंने फाइनल नहीं बताई है। इन्होंने ये कहा है कि हम 200 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हम 200 नंबर रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन की इन्होंने संख्या नहीं बताई है। तो हो सकता है 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है, इसमें 2 चीज़ों की संभावना है। या तो आपके प्रश्नों की संख्या जो एसआई के अंदर 100 आती है वो इसके अंदर जो है वह 150 हो सकती है, एक तो यह संभावना है, इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि थोड़ा सा आपका सिलेबस हो सकता है वाइड कर दे, जिसके अंदर आपके जो है वह लो वाला पोर्शन जोड़ दे। इस प्रकार से कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है, इसलिए जो है वह संभावना है कि इसमें टाइम एक्स्ट्रा दिया है। लेकिन फिर भी जो एसआई का सिलेबस है उसके ऊपर अगर अपन चर्चा करना चाहें तो लिखित परीक्षा के लिए 2 पेपर आपके रखे गए हैं। पेपर फर्स्ट जो आपके हिंदी का होता है और पेपर सेकंड जो आपके जीके और जीएस का होता है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके डेप्यूटी जेलर के अंदर संभावना है 99% कि पहले पेपर के अंदर आपके हिंदी में ये टॉपिक पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जैसे देखिए शब्द रचना जो आती है, जिसके अंदर आपको संधि और संधि विच्छेद इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपको समास के बारे में पूछा जा सकता है, उपसर्ग आता है इसमें और प्रत्यय आता है। तो 4 तो हो जाते हैं शब्द रचना के टॉपिक। इसी प्रकार से शब्द के प्रकार के अंदर आपको तत्सम, तद्भव और आपके जो देशज विदेशी शब्द जो है इनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय वगैरह हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये आते हैं आपके शब्द के प्रकार। एक आता है आपके शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर जो सारे के सारे टॉपिक मैक्सिमम रटने वाले होते हैं, जिसमें जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म जो है वो आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी कि जिनका उच्चारण जो है वो समान हो लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग हो, समानार्थी शब्दों का विवेक और आपके उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची जो शब्दावली वगैरह हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। चौथा पॉइंट आता है शब्द शुद्धि का। पांचवा पॉइंट आता है आपके व्याकरण की कोटियाँ, जिसके अंदर परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति और आपके पक्ष और वाच्य, ये इसके अंतर्गत आता है। छठा पॉइंट आता है वाक्य रचना। सातवां आता है वाक्य शुद्धि। आठवां आता है विराम चिन्हों का प्रयोग, जो आपके विराम चिन्ह है उनके बारे में इसमें प्रश्न आते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती है और पारिभाषिक शब्दावली आती है, जो प्रशासनिक और विधिक विशेषता रहती है। तो 10 आपके सामने पॉइंट लिखे गए हैं, हिंदी में नंबर बता दिए हैं। 200 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपको बता दिया है, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने होंगे ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं है। संभावना है 150 हो जाए, बाकी एसआई के अंदर ये 100 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार से आपके जो है वह ये पहला पेपर जो है वह लिखित परीक्षा का रहने वाला है। इसी प्रकार से सेकंड पेपर के अंदर अगर अपन बात करें तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है एसआई वाला। इसको मैं यहाँ पर हिंदी में भी लेकर आया हूँ, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे उसके लिए। जैसे कि सेकंड पेपर के लिए जो है वह आपके कुल प्रश्न जो है वह 100 और कुल जो अंक है वह आपके 200 आते हैं। इसमें कितना क्या रहता है, इसमें भी वही सेकंड पेपर के अंदर जो है वह आपके 3 घंटे फिक्स कर रखे हैं और 200 नंबर जो है वह फिक्स कर रखे हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे वो अभी तक फाइनल नहीं बताया है, हो सकता है 150 भी हो जाए, हो सकता है 100 भी हो जाए, तो इस हिसाब से जो है। लेकिन आपके सिलेबस जो है वह 99% संभावना है कि यही रहेगा सेकंड पेपर के लिए, जिसमें देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। सबसे पहले आता है आपके राजस्थान जीके के बारे में, और जिसमें राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में प्रश्न बन सकते हैं। जिसमें राजस्थान का इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल यानी कि सभ्यता वगैरह ये पूछी जा सकती है। प्रमुख राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली है, या फिर सामाजिक आर्थिक जो या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। राजनीतिक जागृति और एकता यानी कि जो एकीकरण है, प्रजामंडल है, उनके बारे में प्रश्न आ सकता है। वास्तुकला के बारे में आ सकता है, किले और स्मारक, महल वगैरह, मंदिर अपन पढ़ते हैं। कला, पेंटिंग, हस्तशिल्प आ जाती है और चित्रकला वगैरह है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, जो आपके साहित्य के बारे में बताया गया है। स्थानीय बोलियों के बारे में जो है वह आपको बताना होता है इसके अंदर। मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह ये आता है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत वगैरह ये आता है, जिसके अंदर आप वस्त्र, आभूषण वगैरह ये पढ़ते हैं। फिर आता है धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय और आपके राजस्थान के लोक देवता वगैरह, इनके बारे में प्रश्न आता है। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल आते हैं, राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ आती है। और भारतीय इतिहास के बारे में अगर अपन बात करें तो भारतीय इतिहास, ये यहाँ से कट कर देना, भारतीय इतिहास जो इसके बाद में आता है उसके अंदर क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया हिस्ट्री के अंदर प्राचीन और आपके मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, या फिर जो आपके वहाँ की कला, संस्कृति, साहित्य और वास्तुकला है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
प्रमुख राजवंश के बारे में प्रश्न आ सकते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक जो स्थिति थी उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं, जो आपके सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उनके बारे में प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार से आधुनिक राजस्थान भारत के इतिहास के अंदर जो है वह आपके 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा इसमें आता है। अंग्रेजी काल के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें गांधी के जो आंदोलन वगैरह हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और उनका योगदान वगैरह से प्रश्न आ सकता है। 19वीं और 20वीं सदी के अंदर सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन यानी कि पुनर्गठन, राजस्थान भारत का एकीकरण वगैरह जो है वह आपके प्रश्न आ सकते हैं। जूनागढ़ है, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, इनका जो विलय जो है वह किस प्रकार से हुआ था। तो ये आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति आती है, भारत का इतिहास और कला संस्कृति आती है। ये दो मेजर पोर्शन इसमें आ जाता है। उसके बाद में आती है ज्योग्राफी। भूगोल के अंदर भारत और विश्व के भूगोल की अगर अपन बात करें तो विश्व के भूगोल के अंदर जैसे विश्व की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में प्रश्न है, पर्यावरण पारिस्थितिकीय मुद्दे हैं, या फिर वन्य जीव जैव विविधता है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ से प्रश्न कन्फर्म आता है। तो ये आपके विश्व भूगोल हो जाता है। इसी प्रकार से भारत के भूगोल की बात करें तो भारत की प्रमुख भौतिक विशेषताएं जो है यहाँ से प्रश्न है। कृषि और कृषि आधारित गतिविधियाँ, खनिज जिसमें स्पेशली लोह है, आपके मैग्नीज है, कोयला है, तेल और गैस है, या फिर परमाणु जो खनिज है इनके बारे में बात की गई है। प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास जो है इसके बारे में बात की गई है। परिवहन जिसके अंदर भारत के प्रमुख जो है वह परिवहन के गलियारे कौन कौन से हैं उनके बारे में। प्राकृतिक संसाधन जिसमें वनस्पति है, मृदा है, नदियां हैं, झीलें हैं, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से राजस्थान के भूगोल की अगर अपन बात करें तो इसमें व्यापक भौतिक विशेषताएं वगैरह जो है वही राजस्थान के अंदर उसमें पूछा गया है। और प्राकृतिक संसाधन जिसके अंदर आप वही मृदा वगैरह ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, वनस्पति वगैरह अलग से भी लिखा गया है। जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन वन्य जीव जैव विविधता ये आती है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, खान एवं खनिज है, जनसंख्या है, और आपके प्रमुख औद्योगिक और औद्योगिक विकास की संभावनाएं, ये राजस्थान भूगोल का सिलेबस इसके अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में आता है आपके इंडिया पॉलिटी यानी कि भारतीय राजव्यवस्था आती है, जिसके अंदर आपको भारत सरकार के अधिनियम 1919-1935 संविधान सभा के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, संघीय संरचना है, संवैधानिक संशोधन है, आपातकालीन प्रावधान है, जनहित याचिका यानी पीआईएल वगैरह है, न्यायिक समीक्षा वगैरह इसके बारे में पूछा गया है। इसके अलावा भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, भारत में लोकतंत्र है, राज्यों का पुनर्गठन है, ठीक है ना, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकता वगैरह, ये आपके इंडिया पॉलिटी का सिलेबस आता है। इसमें संघ और राज्य की कार्यपालिका, संघ और राज्य के विधानमंडल, न्यायपालिका वगैरह इनकी बात की गई है। कुछ जो है वह आपको आयोग भी दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग है, केग है, योजना आयोग है, या फिर आपके राष्ट्रीय विकास परिषद है, सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, या फिर एनएचआरसी है, या फिर लोकपाल है, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, इनकी भी बात की गई है। ये आपके इंडिया पॉलिटी का सिलेबस इसके अंतर्गत पूछे जाने की संभावना है। उसी प्रकार से इसमें सार्वजनिक नीति और अधिकार के अंदर आपको सिटीजन चार्टर वगैरह जो है वो पढ़ना है, राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति वगैरह है, ये इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। राजस्थान की अगर अपन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो राज्य राजस्थान से जो है वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, विधानमंडल वगैरह है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान का उच्च न्यायालय है। इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न आयोग जिसके अंदर जिला प्रशासन की बात आती है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य का चुनाव आयोग है, सूचना आयोग है, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। एसआई के अंदर एक टॉपिक लिखा गया था आपके महिला और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है और उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है, यहाँ पर आपके जो है वह हो सकता है कि इसी में ही आपके ऐड कर दिया जाए कि जो आपके जेल प्रशासन से संबंधित जो आपके नियम कानून हैं उनको इसमें ऐड किया जा सकता है कि जेल के अंदर कौन कौन से कानून चलते हैं, कैदियों के क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या कार्य वगैरह किए जा सकते हैं, तो उस चीज़ को इसमें ऐड किया जा सकता है यहाँ पर उसकी इसकी जगह पर, तो हो सकता है ये इसमें देखने को मिले। उसके बाद में आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडिया जो इकोनॉमी है उसके अंदर अर्थशास्त्र के बुनियादी अवधारणाएं वगैरह हैं, बजट है, बैंकिंग है, सार्वजनिक वित्त की बात आती है, राष्ट्रीय आय की बात आती है, वृद्धि और विकास की बुनियादी ज्ञान वगैरह, लेखांकन, संकल्पना, उपकरण, प्रशासन में इसका क्या उपयोग है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस वगैरह उसकी बात आती है, ई कॉमर्स है, मुद्रास्फीति है, आर्थिक विकास और योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र की बात आती है, प्रमुख आर्थिक समीक्षा आपके समस्याएं कौन कौन सी है, सरकार की कौन कौन सी पहल है जिसके अंदर आपको सरकारी योजनाएं वगैरह जो है इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इंडिया इकोनॉमी में आपको मेजर जो प्रश्न
प्रश्न है वह इंडिया इको सर्वे और बजट से पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर आपको राजस्थान की जो इको सर्वे और बजट आता है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य है, कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के मुद्दे हैं, विकास और विकास वगैरह आपकी योजनाएं वगैरह हैं, प्रमुख विकास परियोजनाएं हैं राजस्थान गवर्नमेंट की, और आपके बुनियादी ढांचा और संसाधन वगैरह इनके प्रश्न। तो ये इको सर्वे के प्रश्न आते हैं, इको सर्वे से डायरेक्टली इसमें पूछे जाते हैं। ये आपके कार्यक्रम और योजनाएं हैं राज्य सरकार की जो भी चलाई जाती है उनके बारे में पूछी जा सकती है। इसी प्रकार से अगली सब्जेक्ट आती है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर रोजमर्रा के विज्ञान के मूल बातें, यानी कि जिसके अंदर आपको बेसिक जो साइंस है वो आपको पूछी जा सकती है, डेली यूजेज वाली। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वगैरह है, उपग्रह है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, मानव शरीर, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल, यानी कि इसके अंदर जनरल जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है वो आती है, और टेक्नोलॉजी का अच्छा पोर्शन आता है जिसमें नैनोटेक है, आपको बायोटेक है, या फिर आपके कंप्यूटर है, या फिर आपके सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह है, अंतरिक्ष है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इनको अच्छे से करना होता है। साइंस के जो है वह आपको 10 से 12 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके क्या प्रभाव है उसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। जैव विविधता है, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कृषि है, बागवानी है, वानिकी और पशुपालन के विशेष संदर्भ के अंदर राजस्थान के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार से आता है, तो इसके अंदर आपको जो है वह जल सूचना पोर्टल वगैरह इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है। इसी प्रकार से तर्क और मानसिक क्षमता, यानी कि जिसमें मैथ और रीजनिंग की बात आती है, जिसके अंदर तार्किक तर्क, यानी कि जिसके अंदर आपके कथन और धारणा है, कथन और तर्क है, कथन और कारण है, कथन और निष्कर्ष है, इस प्रकार के जो है वह 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है वह आपको रीजनिंग के अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको श्रृंखला के यानी कि सीरीज के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो फिर सीरीज आपके संख्या की हो, चाहे आपके अक्षरों की सीरीज हो, वो कोई सी भी हो सकती है। इसके अलावा ऑड मैन आउट आपको पूछा जाता है, यानी कि विषम को इसमें से छाड़ना है। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके आकार और उनके उपखंड जो है उनसे प्रश्न आते हैं कि भाई एक त्रिभुज के अंदर कितने सारे त्रिभुज है या कितने वर्ग है, आयत है, वहाँ से। इसी प्रकार से गणित के अंदर से जो है वह गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, जिसके अंदर बेसिकली आपको जो है वह आपको बेसिक जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो इसमें दिए जा सकते हैं। इसके अलावा संख्या प्रणाली है, परिमाप का अनुक्रम है, या फिर अनुपात समानुपात है, प्रतिशत वगैरह है, और आपके CISI है, डेटा विश्लेषण है, जिसके अंदर आपको टेबल, पाई चार्ट वगैरह ये दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर यह है मैथ और रीजनिंग का जो है वह सिलेबस रहता है। इसके अलावा लास्ट में आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर वर्तमान की प्रमुख घटनाएं किस किस की राजस्थान की आपको पढ़नी है, राष्ट्रीय पढ़नी है और अंतर्राष्ट्रीय पढ़नी है। तो 3 प्रकार की इसके अंदर घटनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा व्यक्ति और स्थान जो चर्चाओं में रहे हैं, खेल और खेल से संबंधित जो आपकी गतिविधियां हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मूमल जैसी एक मैगजीन जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं साथ साथ में। तो ये आपके करंट अफेयर्स रहता है। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो सिलेबस के अंदर मोटा मोटा अगर अपन देखना चाहें तो आपके डिप्टी जेलर के सिलेबस के अंदर जो है वह आपके पेपर फर्स्ट के अंदर पूरी की पूरी हिंदी रहने वाली है। ये आपकी हिंदी 200 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें कौन कौन सी टॉपिक की अपन ने चर्चा करी है। इसी प्रकार से पेपर सेकंड के अंदर जो है वह आपके जीके और जीएस आती है, जिसमें राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर है, जिसमें इंडिया की हिस्ट्री कल्चर आती है, जिसमें वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया की पॉलिटी आती है, राजस्थान की पॉलिटी आती है, इंडिया की इकोनॉमी आती है, राजस्थान की इकोनॉमी आती है, साइंस और टेक्नोलॉजी इसमें पूछी जाती है, मैथ और रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स आती है। इस प्रकार से टोटल 200 नंबर का जो है यह आपके सेकंड पेपर बनता है। ये पूरा का पूरा इसका क्या होता है, मटेरियल होता है। तो ये आपके इसके अंतर्गत जो है वह सिलेबस की बात हो जाती है। तो हमने पूरी की पूरी जो है वह इस भर्ती के बारे में देख लिया है कि भर्ती के लिए जो है वह क्या पद होते हैं, क्या इसका कार्य होता है, क्या इसमें वेतनमान होता है, योग्यता क्या होती है इसके लिए, आयु सीमा क्या होती है इसके लिए, इसके चयन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से रहती है, इसके अंदर जो है वह पेपर के अंदर क्या क्या होता है, फिजिकल के अंदर क्या क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होता है। थोड़ा सा इसमें जो है वह क्लियर हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर कि फिजिकल के अंदर इवेंट क्या क्या होते हैं और पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन कितने रहेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होना बाकी है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वह इसके अंतर्गत आपको बता दी गई है। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट डेप्यूटी जेलर की अगर तैयारी करना चाहता है तो वह इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी लेकर तैयारी को अपनी जो है वह शुरू कर सकता है। बहुत अच्छी पोस्ट है, वर्दी वाली पोस्ट है। थोड़ा सा वेतन जो है वह तुलनात्मक रूप से कम है, जो वेतन विसंगति के माध्यम से गिना भी जाता है कि इसमें जो है वह सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी अच्छी पोस्ट है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोस में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।